नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में स्वागत करता हूं और आप सभी की बेहद डिमांड पे बिल्कुल मैं टॉपिक लेकर आया हूं आज परसेंटेज का। तो ये बेसिक टॉपिक जो हमारे सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आता है और किसी ना किसी चैप्टर से कनेक्टेड है। जैसे कि हम बात करें परसेंटेज खुद अपने आप में एक चैप्टर है और एक पूरी किताब बोल सकते हैं हम। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या कहूं तो अर्थमेटिक का जो बेसिक चैप्टर है वो हमारा है प्रतिशतता। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज वाला टॉपिक और आज हम परसेंटेज के जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं 25 क्वेश्चन परसेंटेज के लेकर आया हूं। मैं कोशिश ये करूंगा कि 25 क्वेश्चन में लगभग आपको वो सब चीजें बताऊं जिस तरह के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्स की तो हम सीईटी के लिए पढ़ सकते हैं इसको, बिल्कुल हम एसएससी के लिए पढ़ सकते हैं, हम रीट के लिए पढ़ सकते हैं, हम केवीएस के लिए पढ़ सकते हैं। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं ये बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान से प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन और ऑप्शन साथ में है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को, क्योंकि समय खराब नहीं करना है। पर फिर बोलूंगा एक बात जो मैं हमेशा बोलता आया हूं, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप घर पे डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हाँ, और एक छोटा सा प्रॉफिट मेरे लिए कि आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, चीजें काम की हैं, तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, जितना हो सके उतना दोस्तों से शेयर करते जाइए जिससे और लोगों का फायदा हो सके। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल एक तरह से क्लास है, तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, किसी का कोई फायदा नहीं है। बस एक फायदा ये है कि जिनको मैथ समझ में नहीं आती वो सभी बच्चे इस क्लास को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैथ्स को बिना फॉर्मूले के भी हम कर सकते हैं। तो मैं काफी सारी चीजें ऐसी बताता हूं जहां पर आपको कैलकुलेशन भी ना करनी पड़े, कम से कम कैलकुलेशन में आपका आंसर निकल के आए। मैं काफी जगह ऐसी चीजें बताता हूं जिससे आपको कम से कम सॉल्यूशन बनाना पड़े। आप कोशिश ये करें कि आपका आंसर फटाफट से निकल के आए, क्योंकि हमारा मेन पर्पज ही हमारा ये होता है कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कर सके। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी बात ही ये होती है कि आप कितने कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चन करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। तो इस सब चीजों को करने के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हम चीजों को सरल करेंगे, बाद में चीजें हमारी आदत में आ जाएंगी। जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो परसेंटेज हमारा टॉपिक रहेगा। तो आज का टॉपिक है प्रतिशतता, परसेंटेज, और देखिएगा कितने आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है धर्मेंद्र सर मैथ्स में। स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास में परसेंटेज का पहला टॉपिक और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है कि सी की आय। देखो, परसेंटेज का मतलब वैसे तो प्रतिशत होता है, प्रतिशत प्रतिशत का मतलब प्रति यानी एक, शत यानी 100। तो जो हम बचपन में हम हर बार एक्स मानते थे, अब हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर एक्स की जगह क्या माने, 100 मान के काम चलाए। यानी हम 100 को बेस मान के हम क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो लिखा हुआ है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो सी की आय है वो दोस्तों क्या है, बी की आय से 20% अधिक है। तो कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों सी की आय जो है वो बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो सी 20 पर निर्भर है, तो पहले क्या करो, बी को 100 मानो और जो सी की आय है वो 20% ज्यादा यानी 120। इसको आप सरल भी कर सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं 6:5। तो जब हम एसएससी के लेवल पे पढ़ते हैं अच्छे से, तो जब हम धीरे धीरे अगर मान लीजिए भविष्य में कभी क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम इन चीजों को डेप्थ बिल्कुल बेसिक लेवल पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही स्टार्ट करेंगे। चीजें दोनों आसान है, 100 से करेंगे तब भी हमारे लिए आसान है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करें तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे कह रहा है बी की आय ए से 25% अधिक है। तो जो सी की आय है वो सी की नहीं, बी की आय जो है वो ए की आय से, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास कि बी की आय जो है वो ए की आय से, ओके। तो अब की बार बी की आय जो है वो ए की आय से 25% ज्यादा है। तो ए अगर 100 होता तो इन दोनों का कंपैरिजन कितना होता है, 125 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इनको अनुपात में बांटोगे तो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार। अब देखो इन दोनों रेशो को मर्ज कर सकते हैं। मेरे जो पिछले कुछ टेस्ट डले हुए हैं उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर देखो बी दोनों में सेम है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो बताओ सी और ए का जो अनुपात आया एक तरह से, क्योंकि दोनों सेम है, तो सी और ए का रेशो आ गया 6:4, जिसको हम 3:2 भी बोल सकते हैं। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अनुपात तो नहीं पूछ रहा, मुझसे क्या पूछ रहा है, सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो बताओ सी की आय ए से ज्यादा है, बिल्कुल। अगर ए 2 होगा तो सी कितना होगा, 3। एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है किससे, यहां पर ए से यानी 2 से, तो 1/2 गुणा 100। और परसेंटेज में अगर मैं निकालूंगा तो जिसके ऊपर निकाला जाता है यानी जिसकी वजह से निकाला जाता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है, जिसको चेक किया जाता है वो उसको हमेशा ऊपर रखा जाता है, गुणा 100 किया जाता है। तो 50% यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हमने निकाला वो क्या आया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। यानी क्या कह रहा है, देखो 80%, अगर मान लो संख्या हमेशा 100% होती है, तो 80% में अगर आपने 80 जोड़ा तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। संख्या मतलब 100% के बराबर होगा, क्योंकि संख्या हमेशा 100% होती है। तो आप देखो यहां से यहां तक आने में कितना परसेंट बढ़ाया आपने, जी हमने बढ़ाया 20%। तो यहाँ पे 20% किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो दोस्तों देखो 20% अगर 80 के बराबर है तो एक चीज दिमाग में क्लियर करो यहीं कहीं, तो संख्या ये 20% तो हमने माना है, और 80 क्या है, रियल नंबर है, तो कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो अगर हम संख्या की बात करें, यानी मुझसे पूछ रहा है संख्या कितना परसेंट है, संख्या 100% है, तो 100 का मान निकाला, तो 80/20 गुणा 100। डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो चुकी है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस काफी कर रखी है तो डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। क्या यहाँ पर 20% बढ़ाया, 20% 80 के बराबर है, तो 1% का मान 4, क्योंकि 4 गुना चल रहा है और 100 का 4 गुना 400 होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी हद तक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्या अगर मैं मान के चलूं, तो जैसे दो संख्या मैंने मान ली x और y, ठीक है। अब दो संख्या में बड़ी को मैंने x माना, छोटी को मैंने y माना, तो दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या क्या है, x का 20% कितना होता है, x का 20% हमारे पास 20x/100 होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पर x को एक तरफ ले जाओ, तो x में से 20% गया तो 80% बचेगा, ठीक है। और ये बराबर किसके बचा, y के। तो यहां से आप x अनुपात y का मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100/80 यानी 5:4 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, यदि छोटी संख्या, आप देखो पहले सॉल्व कर लो इसको, 5:4। तो छोटी संख्या यहां पर क्या है, छोटी संख्या यहां पर 20 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। यानी 4 का मान 20 है, तो देखो कितना गुना चल रहा है, 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर लीजिए। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 25 होगी। क्या होगी, 25। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इजी कर सकते थे आप अपने हिसाब से ना चले, जितना क्वेश्चन बोले उतना ही सॉल्व करें तो मजा आएगा आपको डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखो दो संख्याओं का अंतर जो है वो बड़ी संख्या का 20% है, ठीक है। तो दो संख्या का जो डिफरेंस है वो बड़ी संख्या का 20% था। इस सेंटेंस को समझना था, वो हमने लिखा, और मैथमेटिकल वे में जब सॉल्व किया तो x अनुपात y का मान आया 5:4। 4 का मान 20 है, तो 5 का मान यहाँ पर क्या निकला, 25 इसका करेक्ट आंसर निकला है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं, ठीक है। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, यानी कोई भी संख्या मान लो 25% घटाई, तो अगर मान लो कोई संख्या 100% है, तो 100% को 25% घटाऊंगा तो वो कितनी रह जाएगी, 75% रह जाएगी। और 75% यहाँ पर किसके बराबर है, हमें ये बराबर देखा 225 के, ओके। तो 75% 225 के बराबर है। अब क्या कह रहा है, इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए। इसको डायरेक्ट भी करेंगे पर समझते हैं इसको पहले। तो संख्या निकाल लो, तो 225 यहाँ 75 के बराबर है, तो 100 का मान निकालेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 100 का मान क्या आएगा, 300 मान निकल के आएगा। कितना आएगा, 300। कारण बोलो, क्योंकि 3 गुना चल रहा है। अब बोल रहा है कि कितनी वृद्धि करूं कि 375 हो जाए, तो इसको 375 करना है, तो यहां पर मैंने 75 की वृद्धि करी, ये बेसिक फंडामेंटल है हमारा। तो 75 की वृद्धि किस पर हुई है, 300 पर, गुणा 100। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ाया हमने, 25% हमने बढ़ाया है। आपकी बात तब जाके वो यहां पर इजीली 375 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन इसको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, अब देखो डायरेक्ट कैसे समझते हैं इस बात को। मुझे पता है कि यहां पर 225 जो है वो 75% के बराबर है। 225 किसके बराबर है, 75% के बराबर है। और मुझसे पूछा 375 कितने परसेंट होगा, पहले इसका मान निकाल लो। तो 75/225 गुणा 375, ओके। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये कट गया एक तरह से 3 बार, ये कट गया 125 बार। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो 375 125% है, और 125% कब होगा, जब वहां पर 25% बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 25% इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 और 75 छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। तो पहले साल में 100 शामिल होते हैं, अगले साल में 75 शामिल होते हैं। आगे क्या कह रहा है, उनमें से क्रमशः 75% और 60% छात्र सफल होते हैं। यानी 100 का 75% छात्र सफल हो रहे हैं और 75 का 60% छात्र सफल हो रहे हैं। तो सफलता की औसत दर ज्ञात करो, यानी दोनों सालों का निकालकर हमें जोड़कर सॉल्व करना है। तो दोनों सालों में कितने छात्र हुए, 175, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा आंसर हिट कर सकते हो कि 175 है, 175 यानी 175 पे निकालना है, तो 175 से 7 का मल्टीपल, तो आंसर 7 की फॉर्म में होना चाहिए। बट एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं 100 का 75% अगर पास हो रहे हैं, तो सिंपल वे में हमें पता है कि ये 75 ही होगा, ये कैलकुलेशन है। पर मैं आपको कल के बता रहा हूं, पर डायरेक्ट की बात करें तो अब दूसरे में 75 का 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है। 60/100
तो 60/100 को सॉल्व करो 3/5 आएगा। और यहां पर जब हमने इसको काटा, ये हो गया 15, तो 15 थी 45, यानी पहले साल में तो 75 छात्र पास हो रहे हैं, सेकंड में 45, यानी टोटल मिला के 120 छात्र पास हो रहे हैं। टोटल कितने में से 100 छात्र पहले वाले में थे, 75 दूसरे में थे, तो एक बार 175 हो गया। तो 120 छात्र 175 पे हो रहे हैं, गुणा हमने क्या कर लिया, फाइनली 100 कर लिया। चलो उसको काट लेते हैं हम लोग, तो इसको 25 से काटा 4/7, तो 480/7 इसका आंसर होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन ए की है जो 7 की फॉर्म में, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, यानी जरूरत नहीं है इसको पूरा सॉल्व करने की, इतना ही करेंगे तब भी आपका काम हो जाए, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 7 की फॉर्म में नहीं और आगे 7 कट भी नहीं रहा इसलिए, ठीक है। तो आंसर 7 की फॉर्म में, तो ए की ऑप्शन लिखा हुआ था, मैंने इसको टिक कर लिया, आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, 2007 में वार्षिक वेतन था, जो 2006 के वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। यानी इसका मतलब है 2006 में, अगर मान लो ये, अगर 2006 में उसका वार्षिक वेतन जो था वो मान लो 100 था, तो 2007 में 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। अब 110 किसके बराबर है, यहां पर 8,80,000 के बराबर है। ओके, तो 100 का मान निकाल लो, ये दिख रहा है साफ साफ, 8 गुना दिख रहा है एक तरह से, तो 100 का 8 गुना यानी 8 लाख की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 8,80,000 जो है हमारे पास वो 110 के बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे 100 का मान निकालना है, तो देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 8 11 से कटा 8 बार, और 4 जीरो अपने पास है और 1 0 ये रही, तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 लाख इसका करेक्ट जवाब होगा। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अभी जैसे सीईटी का पेपर गया, आप देख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ लेता है, एग्जामिनर पूछ कुछ भी लेता है, हमें आना सब कुछ चाहिए, ओवरऑल बात ये है हमारी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो एक्स की आय वाई की आय से 20% ज्यादा है, तो वाई अगर 100 होगा तो एक्स कितना होगा, एक्स यहाँ पर 120 होगा, यही कहना चाह रहा है वो। तो बताओ वाई की आय एक्स से कितने % कम है, अब ये सोच के देखना एक बार। यहाँ पर क्लियर है, एक्स की आय वाई की आय से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो वाई की आय है कम है, कितना 20, लेकिन कंपेयर कर रहा है किससे, कंपेयर करवा रहा है एक्स से। बताओ एक्स की तुलना में कितना % कम है, तो भैया यहाँ पर 20 कम है, एक्स की तुलना यानी 120 की तुलना में कितना कम है, गुणा 100 कर लीजिए। चलिए, तो ये कट गया 6 बार, और 100/6 का मतलब इसको काटोगे तो इसे 50/3 आएगा, लेकिन 100/6 दिमाग में रखें, ये आएगा हमेशा 16 से ही 2/3% इसका मान निकल के आएगा। तो 16 से ही 2/3% यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है। यदि 24 कैरेट सोने का, आपने बहुत बार देखा होगा सुनार की दुकान पे, बिल्कुल ज्वेलर्स शॉप पे लिखा होगा कि 24 कैरेट 22 कैरेट, तो देखिए इसका थोड़ा सा एक बार एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यदि 24 कैरेट सोने का 100% शुद्ध माना जाता है, यानी 24 कैरेट जो सोना है उसको कितना, जो 24 कैरेट यानी 24 कैरेट जो सोना है उसको 100% यानी बिल्कुल बेस माना जाता है, शुद्ध माना जाता है 100%। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 22 कैरेट सोने को का शुद्धता का प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपसे पूछ रहा है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, 22 कैरेट वाला पूछ रहा है, चलो निकाल लेते हैं। अब देखो मुझे 22 की तुलना करनी है किसके अकॉर्डिंग, 24 के अकॉर्डिंग, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, गुणा 100 करना होता है। कभी कभी जब हमें क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर नहीं होता तब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है, पर क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल है, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुत इजीली कि 22 का मान निकालो अकॉर्डिंग टू 24। चलो कॉल कैलकुलेट करो, तो ये कट गया 11 बार, ये कट गया 12 बार, और स्कोर भी काट सकते हैं, 4 से काटिए 25/3 यानी 275, ये गुणा कर लिया मैंने इसको इससे, और डिवाइड बाय 3, तो 3 से 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 91 सही 2/3%, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है, 91 से 2/3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन करें, आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे और बढ़ेगा, अभी एक एक करके मैं एक एक चीज आपको समझाता जाऊंगा, जिससे फिर हमारे पास बेस तैयार होता जाएगा, फिर हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अभी परसेंटेज के आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, और डेफिनेटली वो 25 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने कभी किसी एग्जाम को दिया है तो डेफिनेटली इनको देखिए, आपको एग्जाम में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, और अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया तो इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। मेरे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं, है ना, उनसे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, बेसिक सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैं केवल आपके लिए हमेशा क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें मैं टॉपिक वाइज लेकर आया हूं। पहले मैंने मिक्स क्वेश्चन टेस्ट 5 डाल दिए थे, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लेवल बाय लेवल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएंगे हम हमेशा सीरीज स्टार्ट करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 9,
एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसे कुल 46% प्राप्त हो जाए, यानी कुल प्रतिशत 46% हो जाए। यानी कहना ये चाह रहा है कि अगर बात करूं तो 300 में से 32% अंक मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो 300 में से 32% अंक का मतलब हो गया, अगर 300 का 32% अगर मैं निकालूंगा तो बेटा यहां पर आएगा 96 नंबर, यानी मैं 300 में से 96 नंबर लेकर आया हूं। अब वो कह रहा है कि बताओ भाषा के विषय में 200 में से कितने नंबर और लाऊं, परसेंटेज में पूछ रहा है, लेकिन वो कितने परसेंट नंबर और लाऊं कि मेरा जो स्कोर हो वो टोटल कितना हो जाए, 46% हो जाए। और 46 किसका होगा, देखो 300 नंबर तो ये था, 200 नंबर ये था, तो इसका मतलब 500 में से मेरा कितना स्कोर हो जाए, 46% हो जाए। तो 500 का 46% अगर मैं निकालूंगा तो आएगा 200, 230। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 46 का आधा कर लो, बस वही एक जीरो लगा दो तो 230 आ गया। अब मुझे यहां पर करना क्या था, मुझे चाहिए थे 230 नंबर, लाया कितने हूं, 96 ऑलरेडी लाया हूं। तो बताओ कितना स्कोर और करना पड़ेगा, तो घटा लीजिए इसको। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये गया 4 और 22 में से, तो 134 मार्क्स मुझे और चाहिए, लेकिन वो कितने में से चाहिए, वो चाहिए मुझे 200 में से, यानी ये 134 मार्क्स जो है वो मुझे लाने हैं 200 में से। तो कितना परसेंट स्कोर और करना पड़ेगा, चलिए गुणा और कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आएगा 67% मुझे स्कोर और करना पड़ेगा, तब जाके मेरा स्कोर कितना होगा, 46% हो जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन का क्या हो गया, 67% राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी। अगर आपके दिमाग में हो एलिगेशन से कर सकते हैं, बिल्कुल एलिगेशन से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे, जरा देखो, पहला कितना परसेंट है, 32% है। दूसरा वाला मुझे पता नहीं है, मैंने खाली जगह छोड़ दी। और ओवरऑल कितना परसेंट चाहिए, 46%। अब आपको पता है कि इस पेपर के नंबर 300 है, इस पेपर के नंबर 200 है, तो ये 3 और 2 के फॉर्म में क्वेश्चन बटे हुए, तो 3 और 2 की फॉर्म का मतलब हो गया कि इसका 3 इसका 2। तो यहां पर देखो अंतर कितना आ रहा है बेटा, ये अंतर हो गया, इसका हो गया अंतर 14। ठीक है, देखो 14 और 14 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 7 गुना हो गया। अब जिसने एलिगेशन पढ़ा उसको समझ आ गया होगा ये 7 गुना होना चाहिए, क्योंकि रेशो तो सेम ही है, तो ये हो गया 21। अब 21 कब आएगा, जब ये 21 ज्यादा होगा, तो इसमें 21 जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 67। तो एलिगेशन से इसको बहुत आसानी से हम कर सकते थे। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी मैंने इसको बता दिया, एलिगेशन के अकॉर्डिंग भी बता दिया, दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एलिगेशन का बता देता हूं कि पहला जो ग्रुप है उसमें से अपन ने कितने नंबर लिए, 32%। दूसरे ग्रुप में से कितना नंबर आएगा पता नहीं है मुझे, तो मैंने मान लिया 67%, मतलब सॉरी खाली छोड़ दिया अभी तो मैंने, लेकिन मुझे पता है दोनों पेपर का जो स्कोर है, इसका 300 है, इसका 200 नंबर का है, और इनका रेशियो क्या है, 3:2 है। अब देखो मैंने इसका डिफरेंस निकाला, 14 आया, 14 2 के बराबर है, यानी 7 गुना हो गया, और 3 का 7 गुना 21 हो गया। तो 21 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 67 होगा। एक तरीका और कई बार दिमाग में आता है कि सर ये 21 कम होता तब भी तो, यानी अगर ये 25 होता तब भी तो 21 आता, लेकिन बेटा ध्यान रखना ये वाली वैल्यू एक से ज्यादा और एक से कम होगी, तो ये अगर इससे ज्यादा है तो यहाँ पर ये वैल्यू इससे डेफिनेटली बड़ी होगी, तभी इसका आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 67% इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक गांव की जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है। प्रतिवर्ष का मतलब इसको समझ चाहिए हमेशा कि ये सीआई का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, चक्रवर्ती ब्याज का कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, आपसे पूछ रहा है। तो देखो मैं मान लेता हूं कि 2 वर्ष पहले क्या थी, एक्स थी, 4% बढ़ी तो 104% हो गई। अगर आप चाहें तो 26/25 पे लिख सकते हैं, इसका मतलब वही होता है। अब ये पहले वर्ष में और ये दूसरे वर्ष में, और इसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 67,600। तो काट लेते हैं इसको, 4 से काटा 26/25, ओके। इसको काट लीजिए 4 से, 26/25, 26/25, ओके। तो यहां पर x का मान कितना हो गया, x का मान होगा 67,600 बटा 26/26 होता है वैसे तो, ठीक है, और इसका गुणा 625 होता है। चलिए तो इसका सीधा आंसर आपको दिख गया होगा आंसर, तो 62,500 आपका बिल्कुल सही आंसर है जो आप निकाल रहे हैं। तो मैं जब क्वेश्चन का सीरीज, आप जब इस इन वीडियोस को देखें तो आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी स्पीड को मेंटेन करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। तो भैया राम की बात करते हैं। देखो 2 लोग हैं हमारे पास, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये सबके, ये आपके मेरे सबकी सारी दुनिया के लोगों के साथ यही होता है। तो इनकम, तो मैं बात कर रहा हूं राम की, तो राम ने कितने रुपए कमाए, मान लिया 100 रुपए कमाए। अब उसने 14% बचत किया, तो बताओ खर्चा कितना किया होगा उसने खर्चा किया होगा 86। ओके, अब हम बात करें, यहां पर लिखा हो शाम की बात करें, तो भैया शाम की बात करें तो शाम ने मान लो 100 रुपए कमाए होते, और वो 22% बचत करता है, तो 22 की बचत हो गई। खर्चा कितना होगा इसका, खर्चा अगर हमसे बोले तो 78%, क्योंकि 100 में से 22 सेविंग कर लिया तो 78 खर्च किया। अब मुझसे क्या कह रहा है,
वो बोल रहा है यदि दोनों के वेतन बराबर हैं, बिल्कुल मैंने बराबर माने, बिल्कुल मैंने सही किया है अभी तक। आगे कह रहा है और शाम को 1540 रुपए की बचत प्राप्त होती है। कितने की? शाम की बचत कितनी है? 1540, यानी मेरे हिसाब से 14 है और वो 1540 के बराबर है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? बताओ राम की बचत कितनी है, इसका मान मुझसे पूछ रहा है। लोग 1540 डिवाइडेड बाय 14 गुणा 22, बस इसको सॉल्व करना है। तो ये कट गया 11 बार 110। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताओ। नहीं, ये शाम की बचत की बात कर रहा है, शाम की बचत 22 है। अपन ने गलत मान लिया, कोई बात नहीं, चेक कर ले, चेंज कर लेते हैं इसको। तो अपन ने गलत वैल्यू रख ली है। चलिए तो दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास 22 था और 22 का मान दे रखा है, बिल्कुल शाम का बोला है। तो ये मैंने एस को पढ़ लिया, ये शाम इधर लिखा हुआ है। तो शाम की बचत 1540 है, तो राम की बचत पूछ रहा है। तो 1540 जो है वो यहाँ पर 22 के बराबर है और 14 का मान निकाला तो 22 से 7 बार कट गया, 14 से 98 यानी 980 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो देख लीजिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। बस जल्दबाजी जैसे मैंने की आप ना करें एग्जाम के अंदर, ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है एग्जाम में बहुत नुकसान देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 नहीं 75 यानी 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तो 75 ग्राम है, उसमें 30% चीनी है। तो अगर हम बात करें शुगर 30% है, तो 75 का 30% निकालेंगे तो ये होगा 30/100। थोड़ी सी कैलकुलेशन को भी देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 22.5 हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगी? इसकी चीनी आ जाएगी। ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब मेरे पास जो वाटर बचेगा वो वाटर बचेगा रिमेनिंग वाला पोर्शन, यानी मेरे पास बचा एक तरह से 52.5, ये मेरे पास वाटर बचा। अब बोल रहा है चीनी कितनी और डाली जाए कि 70% चीनी हो जाए। यानी अब मान लो मैंने चीनी मिलाई x और, ठीक है, तो नई चीनी कितनी हो गई? x प्लस 22.5 और पानी उतना ही रहने वाला है अभी भी। तो अगर मैंने घोल में x चीनी मिलाई है तो टोटल चीनी भी कितनी, टोटल घोल भी कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 75 प्लस x हमारे पास हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि ये 70% यानी 22.5 प्लस x बटा 75 प्लस x जो है वो हमारे 70% के बराबर नहीं, 70 का मतलब 7/10 के बराबर। नीचे टोटल लिखा हुआ है ना, अगर आप नीचे 52.5 लिखते तो नीचे 3 लिखते, क्योंकि 7 वो 3 वो हो जाता। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा इजी तरीके से, बट अभी हम सीख लेते हैं इसको, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। तो इसको गुणा किया तो ये आ गया 22,225 प्लस 10x बराबर हमारे पास 7 से गुणा किया 49 और 35, ये आ गया प्लस 7x। तो यहाँ पर 3x बचा हमारे पास, 3x बराबर हमारे पास बचा, ये इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 300। तो x का मान आ गया हमारे पास 100, यानी 100 मिलीलीटर यानी 100 ग्राम जो है हमें चीनी और मिलानी है। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, पर इसको हम इजी कर सकते हैं। देखो सेकंड मेथड से क्या कर सकते हैं। पहले में क्या है? चीनी, यानी दो चीजें हमारे पास, शुगर और वाटर। तो देखो शुगर और वाटर की बात करूं तो शुगर पहले कितना था हमारे पास? 3, और ये था वाटर 7, क्योंकि 30 और 70 है ना, तो 3:7 मान लिया। दूसरे में चीनी हो गई 7, वाटर है 3, परसेंटेज के हिसाब 70% ही तो 30% ही है। लेकिन ध्यान रखिए हमने जब चीनी मिलाई है तो वाटर का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए ऊपर मैंने 3 से गुणा किया, तो ये हो गया हमारे पास 9:21, और नीचे मैंने 7 से गुणा किया, ठीक है, तो हो गया 49:21। तो यहां पर आप देखिए, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने किया वाटर जो हमारा सेम है, अब जो हमारा शुगर है वो 9 से कितना हो गया? 49, बढ़ कितना गया? 40। अब देखो मैंने माना कि 21 वाटर पहले था, 9 हमारे पास शुगर था, तो 30 था हमारे पास, और 30 का मान 75 के बराबर है। तो 75 अगर ग्राम हमारा 30 के बराबर है, क्योंकि टोटल वेटेज दे रखा है ना 75, टोटल मिश्रण का दे रखा है, और टोटल मिश्रण कितना है यहाँ पर? 30, 30 का मान 75 है। तो बताओ बड़ा कितना? 40, तो 40 का मान निकाल लो। ये कट गया, ये कट गया 25 बार, तो 25 चौक 100। तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। तो ये हमारा बहुत ईजी वे में हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो बताओ क्वेश्चन में 12 का आंसर आया कि नहीं आया? बहुत आसान तरीके से आ गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। ये लो, तो मान लो टोटल 100 कर्मचारी है। आप ऐसे बनाते रहिए, जब भी आप क्वेश्चन करें ना एक एक लाइन को पढ़ते जाइए। अब 60 कर्मचारी ऐसे हैं जो 30 से ऊपर है, ठीक है, मोर देन 30। तो ये कितने हैं? 60। तो इसका मतलब जो 40 है वो 30 से बिलो है। पर आगे पढ़ते हैं क्या है, इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं।
तो 60% उसमें से 75%, और 75% क्या होता है हमारे पास, 75 हमारा होता है 75% 3/4 होता है, तो 60 का 3/4 नहीं, ये हो जाएगा 45, तो 45 मेल हुए, 15 हमारी फीमेल हो गई है। ओके, आगे क्या कह रहा है, यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, यानी ये 45 कर्मचारी वो हैं जिनकी, मतलब पुरुष कर्मचारी वो हैं जिनकी उम्र 30 से अधिक है, ये किसके बराबर है, 1350 के, तो 1350 यहाँ पर 45 के बराबर है हमारे पास, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, तो फैक्ट्री में कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल कितने माने हम लोगों ने, शुरू में 100 माने, ये 45 से कट गया 3 बार, तो इसका आंसर बिल्कुल 3000, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों का औसत कितना है, 73, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 71, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है, 71.8 है, तो लड़कियों का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। अब ये एलिगेशन के बेस पर बोल सकता हूं मैं, किसी भी चैप्टर में इसको शामिल कर सकता हूं। तो देखो यहाँ पर लड़कियों का कितना है 73, और लड़कों का कितना है, लड़कों का 71, ओवरऑल है 71.8। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर आएगा 1.2, और यहाँ घटाया तो आया 0.8, तो यहाँ पर आप देखिए इसका रेशियो निकालोगे तो आएगा 2:3, क्योंकि पॉइंट दोनों में समान स्थिति पे है, तो 8 और 12 का अनुपात 2:3। अब देखो ये 71 किसका है, लड़कों का, लड़कियों का कितना है, लड़की यहाँ ये गर्ल्स है हमारी, है ना, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी मानी हमने 2, बॉयज माने 3, टोटल हो गए 5, तो 2/5 गुणा 100, बिल्कुल 40% इसका आंसर है। तो काफी सारी चीजें देख देख के दिमाग में क्लियर हो जाती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन 15 की बात करें, क्या कह रहा है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80 दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। ये थोड़ा सा समीकरण बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कह रहा है, 2 भागों में बांटा है, तो क्या कह रहा है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। अब इन संख्याओं को बांटना है, तो अगर कभी कभी ऐसा लगे तो बेटर है कि तुरंत समीकरण बनाओ, सॉल्व करो। जब आपको कुछ समझ नहीं आए, कुछ याद नहीं आए, तो सबसे बेस्ट है कि समीकरण बना लो। समीकरण बनना भी टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। तो देखो 2 भाग है, तो मैंने माना पहला भाग x मान लेता हूं, दूसरा भाग y मान लेता हूं, दिमाग में रखना है इसको, है ना। तो पहले भाग का 80%, तो 80% यानी 4/5 होता है, 80% होता है, तो पहले भाग का 80% 4/5, दूसरे भाग के 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, दूसरा भाग मैंने y माना। अब क्या करा, पहला भाग दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है, तो ये लो मैंने लिख दिया 3, ये बराबर कर दिया, तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 5, तो समीकरण हो गया 4x, और 3y को उधर ले आया तो माइनस का हो गया, 5 या 15। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम रहता है इसलिए, और एग्जाम में भी स्पेस हमारे पास कम ही होता है, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास हो गई है। आगे हम बात करें, आगे हम क्या बात करें, आगे हम देखें क्या लिखा हुआ है, दूसरे भाग का 80%, यानी y का 80% यानी 4/5, y जो है वो पहले भाग के 90%, 90% का मतलब 9/10, x से 6 अधिक है, ये लो 6 लिख दिया। अब लघुत्तम लूंगा तो ये हो जाएगा 10, 10 का मतलब ये हो जाएगा 8y, और 8y उधर जाके माइनस का 9y, और 9x माइनस 8y, 8y को उधर ले आया, और ये 60 है वो उधर जाके माइनस का 60 हो जाएगा। चलिए, तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। अब इन दोनों समीकरण से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, और दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें x और y का मान निकाल के पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर संख्या कौन सी, मुझे तो ये पता ही नहीं है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर मैं दोनों, जब जैसे ऊपर मैं इसको 9 से गुणा कर दूं तो 9 चौक 36x, ठीक है, और 9 तिया 27y, इसको 9 से गुणा किया ना, और 15 नाम 135। ओके, आगे बात करूं तो यहां पर मैंने इसको किससे गुणा किया, 4 से, तो 9 चौक 36x सेम आ गया, इसको 4 से गुणा किया 8 चौक 32, और नीचे 240, 60 था ना। अब माइनस करेंगे, माइनस प्लस और प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस माइनस का प्लस, ये कट गया, 32 में 27 गया तो 5y, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 375। ओके, तो y का मान आ गया यहाँ पर 75, और y का मान 75 है, तो किसी भी इक्वेशन में पहले ही मैं रख देता हूं, तो x का मान निकाल लूंगा। तो 75 गुणा 3 225, 225 मिला के तो प्लस का हो जाएगा 240, यानी 4y बराबर 240, तो x 4y नहीं 4x बराबर 240, तो x का मान आ गया 60, और संख्या का मान क्या होगा, दोनों का टोटल यानी 135 इसका करेक्ट जवाब है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करके रखनी है, एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो कैलकुलेशन बेस पर हमारे आ जाता है। तो 135 15वें क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। क्या कह रहा है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला।
कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिया, टोटल जो भी वोट थे उनको अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो बताओ कुल कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। ठीक है, उम्मीदवार को मिले। तो मेरे पास टोटल वोट कितने हैं, 1,04,000, और इसमें भी क्या है, इसमें भी 2% अवैध हो गए, यानी कितने बचे, 98%। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया ये। अब आगे कह रहा है कि पहले को 55% मिला, चलो 55 मिला। अब इसमें देखो कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 3 जीरो कट गई है, 2 जीरो 1 जीरो कट गई है हमारे पास। 5 से काटा 11/2, और ये 2 से काटूंगा तो ये 52 कट गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो आंसर है उसमें जीरो तो कहीं नहीं आ रही, क्योंकि इकाई अंक 5 कहीं भी नहीं है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो मेरे कैंसिल आउट हो गए। ओके, आगे बात करें इकाई अंक को देखते हैं पहले। 2 × 8 16 और 6, बिल्कुल 6 ये दोनों ऑप्शन में है। अब देखो ये वैसे 11 है ना, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 11 5 55, एक बचा 15, ठीक है, 15 में 4 बचेगा 40। अब यहां पे करूंगा तो बिल्कुल नहीं जा रहा, तो ये भी आंसर हमारे काम का नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन डी। और चेक कर सकते हैं 11 के लिए ये होता है ये वाला केस, ऑल्टरनेट अंकों का जोड़ो, तो 5 + 0 + 6 11, और 6 + 5 11, 11 - 11 यानी 0, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, 56,056 इसका करेक्ट जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 64,000 हमारी जो वर्तमान है, इसको अगर हम चाहें तो सीआई की फॉर्म में भी कर, प्रतिवर्ष बोला है ना, तो 10% 3 बार है, तो 110/100, 110/100, 110/100 3 बार आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। 3 वर्ष बोला है, ठीक है, तो यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो 3 0 3 1 2 3 कट गया, चलो सारी जीरो कट गई, यानी इसका मतलब ऐसा आंसर जो इकाई अंक 4 है, तो ऑप्शन ए की हमारे पास इकाई अंक 4 वाला। तो इसको वैसे गुणा करोगे तो 85,184 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ, यानी सॉल्यूशन करने के साथ साथ मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि कहां कहां पर आंसर देखकर आपको टिक करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, दूध का मूल्य 20% बढ़ गया। और दूध का नहीं, काफी चीजों में ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि पहले इसको 20% बढ़ाया गया, अब बोला है दूध की खपत में कितने % की कटौती की जाए कि दूध का खर्च पूर्ववत रहे, यानी पहले जैसा खर्चा ही रहे, यानी इसका मतलब अपरिवर्तित रहे। तो देखो इसका बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। शुरू में आपने 100 मान लिया, मान लो खर्चा शुरू में 100 था, अब देखो मूल्य 120 बढ़ गया तो खर्चा कितना हो गया, मतलब खर्चा 120 हो जाएगा, मूल्य बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। पर वो चाह रहा है कि मेरा फाइनल खर्चा वही रहे 100 का 100, तो मुझे अब इसके अंदर कमी करनी है। कितने कमी करनी है, 20 की, क्योंकि 120 से मुझे 100 पर आना है दोबारा लौटकर। तो 120 की कमी किस पे करनी है, 120 पर। तो 20 की कमी 120 पर अगर आप करोगे तो 20/120 × 100, और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, तो 100 में 6 का भाग 16 से ही 2/3, क्योंकि वो कट के 50/3 रह जाता है, तो उसका मान होगा 16 से ही 2/3, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जवाब है। ठीक है, 19 की बात करते हैं। क्या है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। ठीक है, ओके, नारियल के पेड़ों के संख्या के 25% पेड़ आम के हैं, मैंगो के हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के हैं, एप्पल के हैं। तो बोला यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हम 100 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। सबसे पहले कोकोनट के कितने हमारे पास हुए, कोकोनट ही बोलते हैं नारियल को, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 60। अब इस 60 के अंदर भी बात करें, 60 की संख्या का 25% पेड़ आम के हैं, तो मैंगो के कितने हो गए हमारे पास, मैंगो के हमारे पास हो गए, इसका 25% मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 बताओ कितना होगा, 15, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है आम के पेड़ों की संख्या के 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, या 20/100 करके देख लीजिए। तो इसका 1/5 आप निकालोगे तो वो एप्पल के होंगे, तो एप्पल के कितने हुए, 1/5 निकालो 3 ही होंगे। तो यहाँ पर जो 1440 है सेब का लिखा हुआ है ना, देखो सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1440, तो यहाँ पर 1440 3 के बराबर है, और मुझे 100 का मान पूछ रहा है, कुल पेड़ पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल 480 बार कट गया। तो यहाँ पर 48,000 ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, हमें साथ में करना है, इजीली, बहुत इजीली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक्स वाई से 20% कम है। एक्स जो है वो वाई से कितना % कम है, 20% कम है। तो एक्स और वाई अगर मैं मानूं तो एक्स वाई से, तो वाई को 100 मानो, तो एक्स कितना हो गया 80, या सिंपल में बोलूं तो 4 और 5, 20 से कट गया। तो पूछ रहा है y माइनस एक्स अपॉन वाई का मान, तो इसका मान निकालूंगा y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो y का मान कितना है बेटा, y का मान 5 माइनस एक्स का मान 4/5, तो 1/5 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। चलो मैं जरूरत नहीं आगे सॉल्व करने की, पढ़ आगे कर लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो
तो x अपॉन x माइनस वाई का मान निकालिए। तो x का मान कितना माना अपन ने 4 और 4 माइनस 5 यानी माइनस का 4 यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट जवाब था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या है? एक संख्या पहले 20% कम कर दी गई, ओके, फिर कम की गई संख्या को 20% बढ़ा दिया गया। परिवर्तन ऑल्टरनेट पर, मतलब लगातार क्रम में परिवर्तन। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम हो गई। लो, शुरू में 100 था, पहले 20 बढ़ाया तो कितना हो गया 120, फिर 120 को 20% कम किया और 120 का 20% कितना होता है 24, तो 96 रह गई वो संख्या। यानी इसका मतलब ये संख्या पूर्व संख्या से कितना कम हो गई, 4 कम हो गई है। और मुझे क्या बोल रहा है, आरंभिक संख्या से 20 कम है, तो 20 यहां पर जो है वो 4 के बराबर है। और आरंभिक संख्या यानी 100 का मान ज्ञात कर लीजिए। ये कट गया 5 बार, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 500, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्या है? एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। चलिए उस आदमी के पास मान लेते हैं 100 रुपए है। अब 50 अपने उसने सन को दे दिया, मैं पुत्र को सन लिख दिया। 50 30% अपनी डॉटर को दे दिया। गलत बात है ना, ये बराबर बराबर नहीं बांट रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अब शेष राशि का 80%, शेष बचा कितना है वैसे आपके पास? शेष बचा है उसके पास 20। ठीक है, उसका भी उसने क्या किया, 80% भाग ट्रस्ट को दिया है। तो 20 का 80% कितना होता है? 20 का 80% होता है बेटा 16 है। तो 16 उसे ट्रस्ट को दे दिया, बचा कितना उसके पास? अभी हम देखें तो उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, हाँ, तो बस उसके पास 4 रुपए बचा हुआ है। क्योंकि देखो 100 रुपए में से 50 ये ले गया बेटा, 30 बेटी ले गई, 80 तो ले गए, बचे 20 थे। 20 में से 16 यानी 20 का 80% जो था वो 16 था। यहाँ पर वो उसने ट्रस्ट को दे दिया, बचा 4 रुपए। और यहाँ पर 16,000 जो है वो 4 के बराबर है बेटा। और मुझे 100 का मान पूछ रहा है, तो ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास 5 जीरो हो वो आंसर होगा, यानी 4 लाख इसका आंसर है। तो पहले ऑप्शन में 4 लाख है। जल्दबाजी करेंगे तो ऑप्शन बी भी सिमिलर दिखेगा। तो ये जीरो का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीरो ऐसी चीज है अगर पीछे जुड़ गई तो वैल्यू बढ़ा देगी, गुना हो गई तो मान बिल्कुल जीरो कर देगी। तो जल्दबाजी ना करें, ध्यान रखिएगा। जीरो से कभी कभी फर्क पड़ जाता है, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है, पर ध्यान रखिएगा आप इसका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। देखो एक टीचर तो हमेशा आपको यही कहेगा कि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको सारा ही है, बट ये आपकी चॉइस है कि आप उस चीज पर कितना ध्यान देते हैं, कितना उनको अच्छे से पढ़ते हैं, कितना अच्छे से इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन को समझना क्या है। 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया, केवल 2 उम्मीदवार थे, ये भी लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला, यानी जितने भी मतदाता सूची में थे, यानी 100% उसका 47% ही मत मिला, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 अधिक मत मिले, यानी जीत गया वो इससे। तो पूछा सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो शुरुआत में अगर हम मान के चले कि हमारे पास 100% हमारे पास वोट थे, तो 100 में से 10% ने अपना वोट नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि 10% को साइड में हटा दो, बचे 90%। अब एक और ध्यान रखना, मेरे को याद है अच्छे से जो लिखा हुआ है कि पहले को 47, देखो क्या लिखा हुआ है, एक विजेता उम्मीदवार को 47% मत मिला, ओके। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 10% में से यहाँ पर 60 मतदाता ने मतपत्र को यहाँ पर खाली छोड़ दिया, यानी उनका मतलब एक तरह से अवैध हो गई। जब खाली छोड़ा तो कोई काम के है नहीं, 10 कम हो गए, यहाँ पर 47 ये कम हो गए, तो बचे थे 43। लेकिन ध्यान रखिए अब मेरे को जो 43 जो बचे हैं वो 43 नहीं है, 43 में से ये सब परसेंटेज में है। तो क्योंकि मुझे 60% यहाँ 60 जो पत्र हैं वो खाली घटाने भी हैं, तो 60 इसमें से कम नहीं हुए, इसमें से कम नहीं हुए, तो दूसरे उम्मीदवार में से कम हो गए। ये पहले वाले को मिले और ये दूसरे वाले को मिले। ये कौन है? ये भैया हमारे पास है जिन्होंने अपना मत का प्रयोग ही नहीं किया, और 60 जो थे अवैध हो गए। तो यहां पर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, जब घटाऊंगा तो आएगा 4% प्लस 60 इसका अंतर आएगा, और इसका मान आपको दे रखा है कितना, 308 अधिक मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 4% प्लस 60 जो है वो 308 के बराबर है, और यहाँ पर 4% का मान निकालूंगा तो 308 में से 60 गया तो 248, तो 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 248/4 गुणा 100, तो ये आ गया 62, तो ये आ गया 6200, बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब है। तो 6200 इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, यानी 100 में से 10% जवान क्या हो गए बेटा, शहीद हो गए। आगे क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, ठीक है, यानी
जो 90 बचे थे उसका 10% और चले गए, नहीं 9 फिर मर गए। अब शेष में से 10% को दिव्यांग घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब ये युद्ध की सब बात की चल रही है, तो इसका मतलब 81 का 10% भी हमारे कम हो गया। इस प्रकार प्रारंभिक सेना के सक्रिय जवानों की संख्या कितनी रह गई? 7,29,000 हमारे पास रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरू में एक्स मान लो एक्स थे, पहले बार में 10% कम हुए तो 90% रह गए। अब ये हमारा जो थे, क्योंकि जवान 10% तो मर गए, तो यहाँ पर शहीद हो गए, ठीक है। 10% जवान शहीद हो गए और उसके बाद 10% जब शहीद हुए तो 90% बचे। अब 90% में भी 10% जवान रोगग्रस्त होकर, ठीक है, मतलब वो भी शहीद हो गए हमारे लिए, तो इसका 10% फिर शहीद हो गए, तो 90% हमारे पास बचे हैं। और उसके बाद फिर इसमें सिर्फ 10% लोग आपने क्या कर दिए, आपने उनको दिव्यांग घोषित कर दिया, यानी वो भी सेना में सक्रिय नहीं है, तो इसको 10% फिर कम हुए तो 90% रह गए। और ये वैल्यू हमारे पास रह गई कितनी? 729, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो 1 2 कट गई, 3 कट गई, चलो तो 7 या 29, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स का मान हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा 729,000 हमारे पास है, वो हमारे 1000 डिवाइडेड बाय 729 इसके होगा। चलिए तो भाग लगाया यहाँ पर 1000, तो 6 जीरो का मतलब 10 लाख होता है, यानी ऑप्शन बी, यानी 1 मिलियन जो थे जवान थे, यानी 10 लाख इसका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन और इस परसेंटेज का, चलिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी आ जाती है। अब दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या, वही एक्स वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले आपने 5% बढ़ाई तो 105, फिर यहाँ पर 4% कम हुई तो 96%, जो है वो हमारे किसके बराबर है? वो बराबर है 55 12 248। तो हमें अभी केवल प्रैक्टिस करनी है, हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम कैलकुलेशन पे भी अच्छे से मतलब धीरे धीरे जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको बात बताता जाऊँगा। 55 12 248 और यहाँ पर भाग लगा दीजिए इसका 105, यानी इसको सीधा कर दो, 21/20 लिख दूँ क्या मैं? बिल्कुल, ये हो गया 24/25, तो 21 गुणा 24 और 20 गुणा 25। चलिए तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर 20 और 25 की बात करें तो नंबर 2 जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि 25 का मल्टीपल है। अगर देखो यहाँ कटेंगे तो ये 24 और 21 दोनों में यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं है, तो कटेगा नहीं। तो जो भी ऑप्शन होगा 2 की मल्टीपल, 0 के मल्टीपल में, अब एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास सी, तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेशन करने के बाद यही बचेगा। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन जो परसेंटेज के थे मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाए। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को समझ आए होंगे और बहुत प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे वाले चैप्टर प्रॉफिट और लॉस की बात करूंगा। चलिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।